नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। परिस्थितियां मिनटों में बदल सकती है। कोई एक कारण, कोई एक घटना ऐसी घट सकती है जिससे कि चुनाव के दिनों में चुनावी हार और जीत तय होती हो। मित्रों, तमिलनाडु में अगले महीने 23 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 4 मई को निकल कर आएगा। लेकिन आज के दिन जब अब मतदान में 1 महीने से भी कम का समय शेष है, तब यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को और एआईएडीएमके गठबंधन को सीटें कितनी मिलेगी। यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि एनडीए में जिसमें एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी, पट्टाली मक्कल काची, एएमएमके, टीएमसी, तमिल मानिला कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, इन पार्टियों में किनको कितनी सीटें जीत पाएंगे, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। वही ये भी सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, जो एसपीए स्थानीय स्तर पर सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है वहां पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो उसमें यह सवाल गौन हो गया है मित्रों कि उसमें डीएमके को कितनी सीटें मिल पाएगी, जीत पाएगी, या फिर कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतेगी। अब इस बात की भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि वहां वीसी के एमके स्टालिन से क्यों नाराज चल रहे हैं, बल्कि सवाल यह पूछा जा रहा है कि एनडीए ने अपने उस सबसे आक्रामक चेहरे तमिलनाडु की राजनीति में एक उभरता हुआ, जिसे हम कहते हैं सनसनी, उस अन्नामलाई को किनारे क्यों कर दिया, वहां तमिलनाडु की राजनीति में। यह सवाल पूछा जा रहा है किसके दबाव में किया गया। और अगर अन्नामलाई इस चुनाव मैदान से बाहर होते हैं, अगर इस चुनाव में अन्नामलाई की भूमिका नहीं बनती है, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। क्या इसका लाभ थलापति विजय को मिलेगा, जो कि पहली बार चुनावी राजनीति में डेब्यू कर रहे हैं, पहला चुनाव लड़ेंगे। टीवी के बनाकर थलापति विजय फिल्म एक्टर है, तमिल फिल्मों के सुपर डुपर स्टार माना जाता है। या फिर इसका लाभ एनटीके के मुखिया सीमोन, जो कि लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति में, उग्र तमिल राष्ट्रवाद के प्रतीक बनकर उभरे हैं, क्या वो इसका लाभ उठाकर लेकर जाएंगे। क्योंकि मित्रों, मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद की बात करती है, तो वैचारिक रूप से आप देखेंगे तो सीमोन एकदम जस्ट 100% रिवर्स हैं। लेकिन होता क्या है कि किसी भी दल के समर्थक और किसी भी दल के मतदान करने वाले जो मतदाता होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से 2 ध्रुवीय है। 50 वर्ष हो गए मित्रों, जब लड़ाई तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके के बीच ही होती है। तमिलनाडु में एक बड़ी आबादी है मित्रों, जो कि लगातार तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहा है। तीसरा विकल्प आपने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान जब अन्नामलाई ने अपने प्रयास से, अपनी आक्रामक छवि से डीएमके के खिलाफ, एमके स्टालिन के खिलाफ विद्रोह का सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे, तो एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ था मित्रों तमिलनाडु की राजनीति में, अन्नामलाई के नेतृत्व में। और उसका आंकड़ा, वोट का आंकड़ा आप देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में मित्रों डीएमके के अलायंस को, जिसमें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, कांग्रेस पार्टी, वीसी के, सीपीआई, सीपीएम, मुस्लिम लीग का बड़ा गठबंधन था, उन पार्टियों को कितना वोट मिला? 46.97%, मोटे तौर पे आप कह लीजिए 47% वोट मिला। वही भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 18.28%, 18.28% मत मिला, मतलब 18.25% वोट मिला। वही एआईएडीएमके और डीएमडीके का जो गठबंधन था, इस गठबंधन को 23% वोट मिला, मतलब मात्र 4.5%, 4.75% वोट का डिफरेंस रहा मात्र एआईएडीएमके और बीजेपी के अलायंस में। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि अन्नामलाई ने कितनी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधे पर सवार कराकर एक तीसरी शक्ति के रूप में तमिलनाडु की राजनीति में अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, उभारा। अब उसी अन्नामलाई को, जो कि तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विरोध के प्रतीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके मतलब
डीएमके मतलब वो राजनीति जो तमिलनाडु में भ्रष्टाचार, करप्शन, कमीशन खोरी, परिवारवाद का प्रतीक है। एम करुणानिधि के बाद एम के स्टालिन के बाद अब उदयनिधि स्टालिन इसका प्रतीक है। हर सरकारी प्रोजेक्ट में कमीशन फिक्स्ड है, उसकी सरकार है। महिला सुरक्षा के लिए खतरे की सरकार है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार। और इन सब मुद्दों पर अगर तमिलनाडु की राजनीति में पिछले 5 वर्षों के अंदर सड़क पर अगर किसी नेता ने संघर्ष किया तो वो चेहरा तमिलनाडु में बनकर उभरे अन्नामलाई। और उसी का परिणाम था कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर लगभग 12% और कुल एनडीए को लग 18.28% वोट अन्नामलाई ने दिलवाया। अब उस अन्नामलाई को किनारे करने का मतलब क्या है कि वो मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी से इस उम्मीद में जुड़े थे कि अन्नामलाई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु को एक तीसरा विकल्प दे सकती है। अब वो से मतदाता क्या करेंगे? सीधा है, अब वो मतदाता तो अब एनडीए को वोट नहीं देंगे। अगर वो मतदाता एनडीए को वोट नहीं देते हैं मित्रों तो वो जाएंगे कहां? वो सीधा चूंकि अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो चाहे वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम हो, एम के स्टालिन हो या फिर पलानीसामी हो, ये दोनों सीजन्ड पॉलिटिशियन है, ट्रेडिशनल पारंपरिक राजनीति के प्रतीक है। जब डीएमके और एआईएडीएमके परंपरागत तमिलनाडु की 50 वर्षों की राजनीति के प्रतीक है और तमिलनाडु की जनता जब तीसरा विकल्प ढूंढ रही है तो ऐसा तीसरा विकल्प ढूंढने वाले लोग वो कहां जाएंगे? अगर वो समन्वयवादी होंगे तो फिर जाएंगे टी विजय के साथ। अगर वो उसमें से कुछ ऐसे मतदाता होंगे मित्रों जिनका कि तमिल राष्ट्रवाद में विश्वास है, क्योंकि तमिलनाडु वह राज्य है मित्रों जहां पर कि आजादी से पहले से ही एक चिंगारी जो है लगातार सुलगाने का प्रयास होता रहा, जिसे तमिल उपराष्ट्रवाद वर्सेस भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ, चाहे वो भाषा के माध्यम से हो, चाहे वो आर्य और द्रविड़ के विवाद के माध्यम से हो, चाहे वो कावेरी जल विवाद के माध्यम से हो, लंबे समय से, या फिर बाद में निट्टे के मुद्दे पर, भारत और श्रीलंका के संबंधों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के जमाने में पहले इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लिट्टे को समर्थन, फिर बाद में राजीव गांधी के सरकार के द्वारा एक ही मां बेटे के द्वारा अलग अलग स्टैंड लिया जाना लिट्टे के मुद्दे पर, उसका परिणाम क्या हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे रहे मित्रों जिसमें कि तमिलनाडु में एक छोटी सी आबादी ऐसी है जो ये मान कर चलती है कि भारतीय राष्ट्रवाद और तमिल राष्ट्रवाद के बीच कहीं ना कहीं विवाद है। वो भाषा के नाम पर उभर कर आती है, वो हिंदुत्व के नाम पर उभर कर आती है, वो सनातन धर्म के नाम पर उभर कर आती है, वो दिल्ली से शासन चलाने के नाम पर उभर कर आती है, राज्यपालों के नाम पर उभर कर आती है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, स्थानीय सरकारों में प्रतिनिधित्व देने के मामले में उभर कर आती है। ऐसे कई मुद्दों पर ये राष्ट्रवाद की लड़ाई, तमिल राष्ट्रवाद वर्सेस भारतीय राष्ट्रवाद की लड़ाई उभर कर आती है। तो कुछ एक सीमित संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो परिवर्तन की राजनीति में ऐसा एक छोटा सा हिस्सा है जो अन्नामलाई को अपना मतलब एक विकल्प माना था, उसका बड़ा हिस्सा विजय के साथ, लेकिन छोटा हिस्सा सीमोन के साथ भी आ सकता है। मित्रों, लगातार 2 चुनाव में सीमोन की पार्टी का प्रदर्शन आप देखिए, एनटीके का प्रदर्शन देखिए, 7 से 8% वोट का एक वोट बैंक जो है सीमोन ने तैयार किया है। चाहे 2021 विधानसभा चुनाव की बात करेंगे मित्रों, एनटीके को एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन 6.58% वोट शेयर, 6.58% वोट शेयर पाने में एनटीके कामयाब रही। लोकसभा चुनाव में भी एनटीके को 2024 के लोकसभा चुनाव में 8.20% वोट शेयर मिला। ठीक है, तो अब इस परिस्थिति में अन्नामलाई की उपेक्षा को आप जो मतदाता अन्नामलाई के नाम पर, अन्नामलाई के प्रयास से, अन्नामलाई के चेहरे पर, अन्नामलाई के द्वारा खड़ा किए गए मुद्दों के कारण अगर वो एनडीए को वोट नहीं डालते हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा टी विजय को मिलेगा। और टी विजय को फायदा एक और कारण से मिलेगा मित्रों,
चूंकि टी विजय अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, मतलब नाइदर डीएमके नॉर एआईएडीएमके, मतलब एक टी विजय ने एक स्टैंड लिया है कि हम चुनाव में न डीएमके न एआईएडीएमके से गठबंधन करेंगे। यही स्टैंड तो लोकसभा चुनाव 2024 में अन्नामलाई ने भी लिया था। अन्नामलाई ने भी लिया था कि ये दोनों द्रविड़ पार्टियां, चाहे वो डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, ये दोनों के दोनों जिन मुद्दों को उठाती है वो मुद्दे अप्रासंगिक हैं। और इसी कारण आपने देखा कि हर वो मुद्दा जब तमिलनाडु में भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदी, सनातन धर्म, यहां तक कि अन्नादुरई, तमिलनाडु की राजनीति में अन्नादुरई का विरोध करने का साहस किस व्यक्ति को हो सकता है मित्रों? अन्नामलाई ने विरोध किया और इसी को बहाना बनाकर पिछली बार पलानीसामी ने, एआईएडीएमके ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा था। चूंकि अन्नामलाई ने अन्नादुरई को कई मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया था, यह बताने का प्रयास किया था कि द्रविड़वादी पार्टियां तमिलनाडु में, चाहे वो डीएमके हो चाहे एआईएडीएमके हो, अपनी असफलता, अपनी भ्रष्टाचार की राजनीति को छुपाने के लिए केवल और केवल तमिल उपराष्ट्रवाद की बात करती हैं और इसी के कारण ब्राह्मणवाद का विरोध करती हैं, इसी के कारण हिंदी का विरोध करती हैं, इसी के कारण हिंदुत्व का विरोध करती हैं, इसी का कारण सनातन का विरोध करती है। ऐसे मुद्दों पर अन्नामलाई का खुलकर मैदान में आना और खुलेआम सीना ठोक कर कहना कि ये सब मुद्दे अप्रासंगिक हैं, तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा गेम चेंजर बना था मित्रों। इसके अलावा अन्नामलाई की स्वीकार्यता कहां है? आप देखिए, अन्नामलाई की स्वीकार्यता जो शहरी मध्य वर्ग के युवा, जो एस्पिरेशनल यूथ है तमिलनाडु के, जो एस्पिरेशनल यूथ, वो अब इस प्रकार की कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में से जुड़े नहीं रहना चाहती। न पलानीसामी पसंद है, ना एमके स्टालिन उनको पसंद है, ये पारंपरिक राजनीति पसंद नहीं है। उसे चाहिए कोई ऐसा अन्नामलाई जैसा हीरो जो तमिलनाडु की राजनीति को बदल सके। और जब अन्नामलाई इस चुनावी मैदान में नहीं होंगे मित्रों, तो फिर तीसरा विकल्प कौन बनता है? चौथा विकल्प कौन बनता है? क्या स्टालिन के विकल्प पलानीसामी बनेंगे? नहीं बनेंगे। अगर इन सब परिस्थितियों में अगर कोई विकल्प बनेगा, अगर अन्नामलाई का विकल्प बनेगा, तो वो विकल्प बन सकता है थलापति विजय, टी विजय। विकल्प कुछ हद तक अगर बनने का प्रयास होगा, चूंकि होता क्या है कि राजनीति में कहा जाता है बंद मुट्ठी लाख का, खुल गया तो खाक का। बंद मुट्ठी लाख का, खुल गया तो खाक का। तो अब तक सिमोन एक रहस्य है, नया चेहरा है। परिवर्तन के नाम पर कई बार हमने देखा है देश की राजनीति में लोग नई चीजों को आजमाते हैं। और तमिलनाडु की राजनीति 50 वर्षों से मित्रों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच फंसी हुई है। तो अब इस परिस्थिति में जो वो शहरी मध्य वर्ग का मतदाता है, जो एस्पिरेशनल यूथ है, जो टेक्नोलॉजी में भरोसा रखने वाला है, जो तमिलनाडु के आर्थिक विकास की धीमी प्रक्रिया और उस आर्थिक विकास के नाम पर उद्योगपतियों का भयादोहन, कमीशनखोरी जैसे कुरीतियों का शिकार है तमिलनाडु की राजनीति, विकृतियों का शिकार हो गया है तमिलनाडु की राजनीति। उसको अन्नामलाई जैसे चेहरों से जीतना चाहने वाला वो युवा, वो सारे मध्य वर्ग जो एक अलग प्रकार की राजनीति की उम्मीद कर रहा है, वो उम्मीद अगर अन्नामलाई किनारे हो गए, अन्नामलाई इस चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं रही, तो यकीन मानिए उसका लाभ थलापति विजय को मिलेगा, ज्यादा कुछ सिमोन को भी। एनटीके को केवल एक कारण से कम लाभ मिलेगा और वो केवल है आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेज है उसके कारण। लेकिन टी विजय ने खुद को एक मध्य मार्गी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। ईसाई समाज से आते हैं, लेकिन जो नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया है टी विजय ने भी, वो वही नैरेटिव है जो नैरेटिव
अन्नामलाई ने तैयार किया था कि हम दोनों में से किसी को भी के हाथ में अब तमिलनाडु का भविष्य सुरक्षित नहीं है, ना पलानीसामी ना एमके स्टालिन। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि अन्नामलाई के किनारे लगाए जाने का कितना लाभ मिलेगा थलापति विजय को, टीवीके को, और कितना लाभ होगा सीमोन को? और इसका जो संभावना है चुनाव में, जीत की संभावना, तो जीत की संभावना अगर मित्रों, अगर अन्नामलाई का वोट शेयर अगर टी विजय को मिला तो क्या टी विजय सरकार बना पाएंगे? ये सब कई सवाल हैं जिसका जवाब आप भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।